In this class, we are going to study about megasporangium or the ovule. So it is not necessary that only ovule is considered as megasporangium, but even nucellus, which we are going to study, it is a part of ovule, is also considered as a megasporangium. So first of all, this is a diagram of a typical anatropous ovule. So in 11th classes, you must have studied about different types of ovules like anatropous ovule, hemitropous, orthotropous. So this is a typical anatropous ovule and it is found in almost 82% of the angiosperm. So this is the most common type of ovule. So we first label its parts. So these are the normal parts of a typical anatropous ovule. So we will see it from initial portions, that is the funiculus. तो funiculus वो पार्ट होता है जिससे कि ओव्यूल प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है, और प्लेसेंटा किससे जुड़ा रहता है? प्लेसेंटा ओवरी से जुड़ा रहता है. सो यहाँ पे हम फ्यूनिकुलस से स्टार्ट करते हैं ओव्यूल को. तो ओव्यूल का वो पोर्शन जहाँ पे फ्यूनिकल जुड़ा रहता है ओवरी, फ्यूनिकल जुड़ा रहता है ओव्यूल से, उस पॉइंट को कहते हैं हाइलम. सो दिस पार्ट इज नोन एज हाइलम, यानी कि फ्यूनिकल जहां पर ओव्यूल से फ्यूज करता है उस पॉइंट को हम कहते हैं हाइलम. एंड फ्यूनिकल के साथ साथ एक ब्लैक कलर का लाइन यहाँ पे आपने देखा होगा. दिस इज अ रिज लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस इज कॉल्ड एज रैफे. Likewise, when we come to this side, this opening is called as micropyle. And this end where micropyle is, यानी कि जिस साइड माइक्रोपाइल होता है उस साइड को हम कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड. और माइक्रोपाइलर एंड के जस्ट ऑपोजिट साइड वाले को बोलते हैं चलाजल एंड या चलाजल पोल. अब माइक्रोपाइल के बाद अगर हम सीधा अंदर आए तो वी हैव द एम्ब्रियो सैक, एंड हमें इस चैप्टर में इस टॉपिक के बाद एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट पढ़ना है इन अ टॉपिक कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस. सो वहां पर हम इसे एम्ब्रियो सैक के बारे में पढ़ेंगे. लेकिन यहाँ पर पहले ओव्यूल के दो वॉल्स हैं. कौन कौन से हैं? आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट. तो आउटर इंटेगुमेंट इस बाहर वाले वॉल को बोलते हैं और उसके अंदर है इनर इंटेगुमेंट. अब जो इस पूरे ओव्यूल में सबसे ज्यादा मैसिव टिश्यू होता है उसे कहते हैं न्यूसेलस. तो इस पूरे एरिया के अंदर जो टिश्यू भरा रहता है दैट इज कॉल्ड एज न्यूसेलस. इट इज अ न्यूट्रिशियस टिश्यू.
तो न्यूट्रिशियस होने की वजह से ये ओव्यूल को नरिश करने का काम करता है। सो दीज आर द नॉर्मल पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल। अब हमें इनमें से एक एक पार्ट को डिटेल में पढ़ना है, एक एक पार्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा लोग पढ़ेंगे जो कि उसका फंक्शन क्या है और स्ट्रक्चर क्या है। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फ्यूनिकुलस एंड बिफोर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ओव्यूल का फॉर्मेशन कहां से होता है, कैसे ओव्यूल डेवलप होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टडी अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल। तो ओव्यूल का डेवलपमेंट होता है एक तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। तो 11th क्लास में आपने मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर एक मेरिस्टेमेटिक प्राइमोडियल टिश्यू होता है जो कि प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है और उसी मेरिस्टेमेटिक प्राइमोडियम से ओव्यूल का डेवलपमेंट होता है। नाउ इसके बाद होता है न्यूसेलस का फॉर्मेशन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ओव्यूल है उसके पार्ट्स क्या है, लेकिन यहाँ पर हमें देखने हैं कि वो पार्ट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। तो सबसे पहले ओव्यूल किससे डेवलप किया था? मेरिस्टेमेटिक प्राइमोडियम से, जो कि प्लेसेंटा के ऊपर लोकेटेड होता है। अब प्लेसेंटा से जुड़ने के बाद उसमें जो डेवलपमेंट होता है पहले टिश्यू का, उस टिश्यू को कहते हैं न्यूसेलस, यानी कि प्लेसेंटा से जो पोर्शन जुड़ा होगा उस पोर्शन से क्या डेवलप होगा? न्यूसेलस। और न्यूसेलस के बाद जो ये माइक्रोपाइलर एंड है ना, यहां से इंटेग्यूमेंट्स का बनना स्टार्ट होगा। ये जो आउटर इंटेग्यूमेंट है और ये जो इनर इंटेग्यूमेंट है, तो आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट में जो डेवलपमेंट होता है वो यहां से होता है, यानी कि इंटेग्यूमेंट्स यहां से बनने स्टार्ट होंगे और यहां से कंटिन्यू करेंगे और ओव्यूल को कवर कर देते हैं। लेकिन ये जो पूरी तरीके से ओव्यूल को नहीं कवर कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि माइक्रोपाइल पर इंटेग्यूमेंट्स नहीं है। आगे हम देखेंगे कि माइक्रोपाइल से ही गैसियस और वाटर्स का एक्सचेंज होता है, तो माइक्रोपाइल पर ये एब्सेंट होते हैं इंटेग्यूमेंट, अदरवाइज इंटेग्यूमेंट्स पूरे ओव्यूल को कवर कर लेते हैं। तो इस तरीके से इस ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है। नाउ वी विल सी ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस ओव्यूल। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं, दैट इज द फ्यूनिकुलस पोर्शन। तो ये जो फ्यूनिकुलस होता है ये ओवरी के ओव्यूल के बेस से डेवलप करता है, दैट इज टुवर्ड्स द
माइक्रोपाइलर एंड से ये डेवलप करता है फ्रॉम द प्लेसेंटा। तो इट अटैचेस टू द प्लेसेंटा, यानी कि ओव्यूल के इस रीजन से ये डेवलप करता है और प्लेसेंटा से जाके जुड़ जाता है। नाउ इट इज कॉल्ड द स्टॉक ऑफ द ओव्यूल। स्टॉक का मतलब इट्स अ स्टिक लाइक स्ट्रक्चर व्हिच अटैचेस इट, तो इट इज अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। इलेवेंथ क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जो प्लांट होता है उसमें सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट दो टिश्यूज के थ्रू होता है, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। दोनों को हम साथ में वैस्कुलर टिश्यूज कहते हैं, यानी कि प्लांट के जो ट्रांसपोर्ट टिश्यूज होते हैं। तो ये जो हमारा ओव्यूल है, ओव्यूल तक भी न्यूट्रिएंट्स का आना चाहिए, ओव्यूल तक भी वाटर का रिक्वायरमेंट होगा, तो वो सारी चीजों का जो ट्रांसपोर्ट है ओव्यूल तक वो कौन करेगा? यही फ्यूनिकुलस करेगा। तो फ्यूनिकुलस क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके अंदर है जाइलम और फ्लोएम। अब ये जो फ्यूनिकल जिस एरिया में अटैच होता है इस ओव्यूल से, उस एरिया को कहते हैं हाइलम। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जो फ्यूनिकल है सिर्फ यहीं पर अटैच नहीं है, लेकिन नॉर्मली जिस पॉइंट पर फ्यूनिकल अटैच होता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं हाइलम। अब ये जो फ्यूनिकल है इस एनाट्रोपस ओव्यूल के जो बॉडी वाला पोर्शन है इससे ऐसे लेंथवाइज जुड़ा हुआ है, यानी कि ओव्यूल का बॉडी ऐसे है और फ्यूनिकल भी ऐसे आके इससे जुड़ा हुआ है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये एनाट्रोपस ओव्यूल में पाया जाता है कि जो फ्यूनिकुलस होता है वो ओव्यूल के बॉडी से लेंथवाइज जुड़ा होता है। सो दैट इज व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर। सो ऊपर से जो ये रैफे है, दिस इज अ रिज लाइक स्ट्रक्चर, इट इज अ रिज लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो रैफे था ये हाइलम तक ही तो लिमिटेड नहीं है। हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो ब्लैक सा स्ट्रक्चर है ये हाइलम के आगे तक है। तो हर केसेस में हाइलम के आगे तक वो नहीं जाता है, बट वी आर स्टडीइंग अ एनाट्रोपस ओव्यूल। तो एक एनाट्रोपस ओव्यूल में जो रैफे है वो क्या होता है? रिज लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन द फ्यूनिकुलस एंड इट कंटिन्यूइंग बियॉन्ड हाइलम, यानी कि हाइलम इस पोर्शन को हम कह रहे हैं और उसके आगे भी जा रहा है, दैट इज कंटिन्यूइंग बियॉन्ड हाइलम।
तो हमने इस साइड वाली स्ट्रक्चर्स का डिस्कशन कर लिया है। नाउ वी कम टू दीज स्ट्रक्चर एंड दीज आर द मेजर स्ट्रक्चर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फर्स्ट हैव टू डिटरमाइन द पोल, कि पोल हम कैसे डिसाइड करते हैं कि ओव्यूल का कौन सा माइक्रोपाइलर एंड है और कौन सा चलाजल पोल है। तो सिंपली बात है कि जिस एरिया में पोर होगा ओव्यूल पर, तो उसी एरिया को हम नॉर्मली कहते हैं माइक्रोपाइल, तो उस एंड को बोल देंगे माइक्रोपाइल, और जो भी उसके जस्ट ऑपोजिट होगा उसे हम कहेंगे चलाजल पोल। तो चलाजल पोल और माइक्रोपाइलर एंड को माइक्रोपाइल के बेसिस पे डिफाइन करते हैं। नाउ वी कम टू दीज इंटेग्यूमेंट्स एंड एम्ब्रियो सैक। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो माइक्रोपाइल है ये ओपनिंग है, और ये ओपनिंग क्या करता है, इसी ओपनिंग के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। दैट इज अंदर किसी भी CO2 का आना या फिर O2 का जाना या O2 का आना या CO2 का जाना, जो भी गैसियस एक्सचेंज होता है किसमें, सीड में। ओव्यूल का जो फ्यूचर रूप होता है उसे सीड कहते हैं, यानी कि ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनाएगा। तो सीड में गैसियस एक्सचेंज की जरूरत होती है, तो वहां पर ये जो माइक्रोपाइल है उसी ओपनिंग के थ्रू ये सीड में गैसियस एक्सचेंज होगा। लाइकवाइज जब सीड जर्मिनेट करेगा ना, तो सीड जर्मिनेट करने के लिए वाटर चाहिए, तो इसके अंदर यहाँ पे जो एम्ब्रियो सैक है इसके बाद यहाँ पर एम्ब्रियो फॉर्म हो जाएगा। तो एम्ब्रियो को तो वाटर चाहिए, सीड को वाटर चाहिए, तो सीड के अंदर वाटर कहाँ से आएगा, तो सीड के अंदर माइक्रोपाइल से वाटर आएगा। यानी कि माइक्रोपाइल के दो फंक्शन है, एक तो गैसियस एक्सचेंज और दूसरा है जर्मिनेशन के टाइम पे वाटर का एंट्री। इसके अलावा इस चैप्टर में हम लेटर देखेंगे कि कुछ प्लांट्स में या ज्यादातर प्लांट्स में इनफैक्ट इसी माइक्रोपाइल के थ्रू पॉलन ट्यूब का एंट्री होता है। हमने पिछली क्लास में पॉलन ट्यूब का ग्रोथ देखा था कि वो कैसे ओव्यूल तक पहुंचता है। तो वो पॉलन ट्यूब जो होता है वो जनरली यहाँ से एंटर करता है, लेकिन पॉलन ट्यूब यहाँ से भी एंटर कर सकता है और पॉलन ट्यूब बीच में से भी एंटर कर सकता है। सो डिफरेंट टाइप के एंट्री होते हैं, उसके बेसिस पे हम उसे डिफाइन करते हैं, जैसे पोरोगैमी, मीजोगैमी, चलाजोगैमी। तो वो सारी चीजें हमें आगे देखनी है, बट फिलहाल माइक्रोपाइल का एक और फंक्शन ये हो जाएगा कि कुछ प्लांट्स में ये जो हमारा पॉलन ट्यूब बनता है वो पॉलन ट्यूब को आने के लिए एक पैसेज देता है। Now after micropyle we'll study about the integuments. यानी कि ये जो इंटेग्यूमेंट्स हैं
ये ओवरी ये इस ओव्यूल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दीज आर कवरिंग्स एंड दीज आर प्रोटेक्टिव इन नेचर। ओव्यूल जो है उस ओव्यूल के ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है। और इस चैप्टर में आगे हम देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन के बाद आउटर इंटेगुमेंट सीड कोट का टेस्टा बनाएगा और इनर इंटेगुमेंट सीड कोट का टेगमेन बनाता है। तो वो इस चैप्टर में हमें आगे देखने हैं, बट यहाँ पर ओव्यूल के प्रोटेक्शन का काम कर रहा है इंटेगुमेंट्स। कई केसेस में इंटेगुमेंट नरिशमेंट का भी काम करता है, उस केस में इसे हम कहते हैं एंडोथेलियम। तो नॉर्मली जो इंटेगुमेंट्स होते हैं वो नरिशमेंट का काम नहीं करते हैं, लेकिन जहां पर इंटेगुमेंट नरिशमेंट का काम करेंगे वहां पर उन्हें कहते हैं एंडोथीलियम। अब हर ओव्यूल में 2 इंटेगुमेंट हो ये जरूरी नहीं होता है। कहीं कहीं पर एक भी इंटेगुमेंट नहीं होता, उसे कहते हैं एटेगमिक। कहीं कहीं पर 3 होगा, कहीं पर 2 होगा और कहीं पर 1 होता है। तो अगर एक इंटेगुमेंट है तो वैसे ओव्यूल को बोलेंगे मोनोटेगमिक। ये किसमें होता है? ये हायर डाइकॉट्स में होता है, जो डाइकॉट में जो हायर एडवांस्ड प्लांट्स होते हैं। जहां पर 2 इंटेगुमेंट है उसे हम बोलेंगे बाइटेगमिक, यानी कि आउटर और इनर इंटेगुमेंट जो कि हम यहां पर देख रहे हैं ये किस में होता है? मोनोकॉट्स में और लोअर डाइकॉट्स में, जो कम इवॉल्व डाइकॉट प्लांट्स होते हैं, एस्फोडेलस। लेकिन कहीं कहीं पर इंटेगुमेंट ही नहीं होता है। तो जहां पर इंटेगुमेंट है ही नहीं वैसे कंडीशन को हम बोलेंगे एटेगमिक। और ये कहां होता है? तो ये पैरासिटिक प्लांट्स में होता है। पैरासाइटिक प्लांट्स वैसे होते हैं जो दूसरे प्लांट को डैमेज करके उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं। तो उनके एग्जांपल है लॉरेंथस और सेंटेलम। तो ये 4 कंडीशन हो सकते हैं हमारे इंटेगुमेंट्स में। अगर एक इंटेगुमेंट मोनोटेगमिक हायर डाइकॉट्स में होता है, 2 इंटेगुमेंट बाइटेगमिक लोअर डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स में होता है,
तीन इंटेग्यूमेंट ट्राइटेगमिक एस्फोडेलस में होता है। अगर इंटेग्यूमेंट ही नहीं है तो उसे हम बोलेंगे एटेगमिक पैरासिटिक प्लांट्स में होता है, जैसे कि लॉरेंथस और सेंटालम। तो ये यहां तक हमने इंटेग्यूमेंट्स की डिस्कशन कर ली है। नाउ ये जो एम्ब्रियो सैक है इसे हम बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, और एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट हमें इस टॉपिक के जस्ट बाद पढ़ना है आफ्टर मेगास्पोरोजेनेसिस। तो एम्ब्रियो सैक जो है बेसिकली इसी के अंदर फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है, दैट इज उसे हम एग न्यूक्लियस बोलते हैं या एग सेल बोलते हैं। तो एम्ब्रियो सैक को बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। तो यहां पर हम इसका सिर्फ पोजीशन देख रहे हैं, बट वी विल नॉट स्टडी इट इन डिटेल बिकॉज वी हैव टू स्टडी एम्ब्रियो सैक जस्ट आफ्टर दिस सेक्शन। सो स्ट्रेट अवे वी कम टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज कॉल्ड एज न्यूसेलस। तो ये जो न्यूसेलस है इट इज पेरेन्काइमेटस, दैट इज इट इज मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा सेल्स। उसके अलावा इस न्यूसेलस का काम क्या है? नरिशिंग। अगर न्यूसेलस नरिशिंग कर रहा है तो इट इज ऑब्वियस कि न्यूसेलस में क्या होगा? न्यूट्रिएंट्स का रिजर्व होगा, स्टार्च होगा, फैट्स होगा, प्रोटीन्स होगा। सो कोई भी टिश्यू बायो में कहीं पर कोई ऐसा नरिशिंग टिश्यू का जिक्र आता है तो इसका मतलब है कि वो जो टिश्यू है उसके अंदर बहुत सारा फूड स्टोर होगा। सो इट इज ऑब्वियस कि इस न्यूसेलस के जो सेल्स होंगे इनके अंदर क्या होगा? फूड स्टोर होगा। अब कहीं कहीं पर न्यूसेलस कम हो सकते हैं या न्यूसेलस ज्यादा हो सकते हैं। तो न्यूसेलस जो होते हैं उनमें दो वेरिएंट हो सकते हैं। अगर न्यूसेलस बहुत थोड़ा सा है तो उसे हम थिन न्यूसेलस कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? टेन्यून न्यूसेलेट। तो उस केस में हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि ये किस में होता है? एस्टेरेसी फैमिली में होता है। अगर न्यूसेलस का मास बहुत ज्यादा है यानी कि न्यूसेलस यहाँ पर काफी बड़ा एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है तो वैसे न्यूसेलस को हम बोलते हैं क्रेसी न्यूसेलेट। तो क्रेसी न्यूसेलेट के एग्जांपल है कैसियोरेनेसी। तो कैसियोरेनेसी में जो न्यूसेलस है वो काफी ज्यादा मैसिव पाया जाता है और एस्टेरेसी फैमिली के अंदर न्यूसेलस काफी कम पाया जाता है। आगे हम देखने वाले हैं कि कभी कभी जो न्यूसेलस है ये न्यूसेलस का डेवलपमेंट के दौरान या फिर न्यूसेलस बनने के बाद कंज्यूम हो जाता है या कभी कभी न्यूसेलस परसिस्ट कर जाता है। तो हम देखेंगे इस चैप्टर में आगे कि अगर न्यूसेलस जो है ना वो डेवलप कर रहा है और आगे बच जाता है तो वैसे न्यूसेलस को हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। बट जनरली न्यूसेलस एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम पे कंज्यूम्ड हो जाता है।
सो न्यूसेलस जनरली इस जो एम्ब्रियो सैक में जाइगोट बनेगा, जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो को चाहिए न्यूट्रिशन, तो एम्ब्रियो कहां से न्यूट्रिशन लेगा? तो एम्ब्रियो के बाहर में क्या है? ये न्यूसेलस है। तो न्यूसेलस से अगर न्यूट्रिशन ले लेगा तो न्यूट्रिशन लेने की वजह से न्यूसेलस खुद ही मर जाएगा या फिर न्यूसेलस खत्म हो जाएगा। तो जनरली एम्ब्रियो सैक के अंदर जो एम्ब्रियो बनेगा उसके पहले जाइगोट बनेगा, तो उस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए न्यूसेलस से न्यूट्रिशन ले लिया जाएगा और उसके बाद न्यूसेलस खत्म हो जाता है। आगे देखेंगे इस चैप्टर में कि सीड में कभी कभी न्यूसेलस परसिस्ट करेगा, तो उसे हम बोलेंगे पेरिस्पर्म। सो नाउ वी हैव स्टडीड आवर मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल। सो inside ovule we have to study something called as megasporogenesis, which we are going to study in our later classes.